हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपने फिजिक्स की जो क्लास चल रही थी 11th क्लास की कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, तो उसका आज तीसरा दिन है। तो इसमें अपने जो आज के टॉपिक हैं वो देखो क्या है, इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूलाज। यहाँ नीचे देख लो, ये 6 और 7 नंबर लिखे हुए हैं। मैं आपको निशान लगा के बता भी देता हूँ, ये 6 और 7 नंबर टॉपिक है। तो इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूलाज और दूसरा है यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, ये दोनों टॉपिक अपने पढ़ने जा रहे हैं और कुछ यानी इम्पोर्टेंट डायमेंशंस अपने देखेंगे भी। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ये बता दूं कि आप बच्चों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर जो हमारे पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, ठीक है, वो बताओ। तो नेक्स्ट जो वीडियो है ना, वो जितना आपने आज तक थ्योरी कर ली, लगभग 70% चैप्टर यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा 3 ये क्लासेस में। तो जितना आपने यहाँ तक कर लिया उससे रिलेटेड जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल हो सकेंगे वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है और इसको करना है आपको। तो आज की क्लास चलिए बच्चों करते हैं स्टार्ट। तो देखिए इसमें सबसे पहले आज की क्लास में जो अपना आज का टॉपिक है, ठीक है, यहाँ टॉपिक का मैं नाम लिख देता हूँ। जो अपना टॉपिक है वो क्या है कि हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशन। ठीक है, हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, यानी कि अपने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशंस किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फार्मूला, और यहाँ ये आ जाएगा विमीय सूत्र ज्ञात करना हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो वो अपने ज्ञात करना सीखेंगे। तो वैसे तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि विमीय सूत्र निकालते कैसे हैं, 11वीं 12वीं क्लास में आपने यही काम किया है। तो लेकिन कुछ यानी जो मेन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशियां हैं, उसके अपने यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो बल यानी फोर्स का अपने क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर निकालते हैं। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा वो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि उसका जनरल फार्मूला लिखना होगा आपको। ठीक है, तो फोर्स का जनरल फार्मूला, वैसे तो फोर्स के बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जनरल फार्मूला m इंटू ए होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक है, अब इसको आपकी यूनिट लिखनी होगी। फोर्स इज इक्वल टू m की यूनिट क्या होती है, m यहाँ पर मास होता है, तो मास की यूनिट यहाँ पर आती है किलोग्राम। ठीक है, और फिर इनटू में एक्सेलरेशन की जो यूनिट आती है यहाँ पर वो आपने पढ़ा हुआ है कि मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर, ये आती है। ठीक है, तो ये किलोग्राम इंटू मीटर बटा सेकंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन भी अपने बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर यूनिट्स हैं, इन सारी यूनिट का अपने जो डायमेंशनल फार्मूला जैसे अपने लिखते हैं, तो उसमें ये सारी जो यूनिट्स हैं इसके मैंने बताया था सिंबल्स, तो वो सिंबल्स लिखने हैं आपको यहाँ पर। तो जैसे किलोग्राम का अपने यहाँ पर लिखना है m1, तो क्योंकि किलोग्राम की पावर यहाँ पर 1 है तो किलोग्राम को अपने यहाँ पर लिखते हैं m1। ठीक है, तो मास के लिए m आता है। तो अब उसके और इसको अपने क्या करना है, एक बड़े ब्रैकेट में बंद करना है। फिर उसके बाद अपने यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी क्रॉस का निशान यहाँ पर नहीं आएगा, अपने यहाँ पर लिखेंगे साथ में ही। और अब इस मीटर के लिए अपने लिख देते हैं यहाँ पर L1। ठीक है, और इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड होता है टाइम का, तो टाइम के लिए T2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपने इस T2 जो यहाँ पर ये नीचे है, तो इसको अपने ऊपर लेके जाते हैं। तो जो ये वाला डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा M1L1 T-2। ठीक है, ये किसका बन गया, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है यहाँ पर। ठीक है, वैसे देखो कई बिल्कुल बेसिक से अगर अपने स्टार्ट करें, एरिया लें, क्षेत्रफल, आयतन, वॉल्यूम वगैरह, तो वो जरूरी नहीं है। अपने जो फिजिकल क्वांटिटीज मेन जो फिजिक्स में आती हैं वो ये अपने यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा जो फॉर्मूला है वो अपने निकालते हैं प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल, और इंग्लिश में इसको बोल देते हैं स्ट्रेस। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रेस। और मैं यहाँ पर लिख भी दूं कि नीट 2020 में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। नीट
2020 का ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आया था उसमें कि निम्न में से प्रतिबल का सूत्र है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का आपको निकालना, तो स्ट्रेस वैसे होती क्या है, स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है, बल बटा में क्षेत्रफल। तो देखो आपने, अगर आपको फोर्स की डायरेक्ट यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, विमीय सूत्र पता है बल का आपको, तो लिख सकते हो, नहीं तो पहले इसको इसमें बदल के देखना पड़ेगा आपको फॉर्मूले में, फिर आप लिखोगे। तो अपने पढ़ा ही हुआ है बल का, अभी ऊपर ही पढ़ा है m1 l1 t-2, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाता है, a के लिए l2 आ जाता है, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर होता है तो L2 आ जाएगा। तो जब अपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा, देखो M1, ये L2 है जो, ये यहाँ ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर L-1 रह जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर -2 गया और प्लस का 1 ऊपर है ही, तो क्या रह जाएगा, माइनस का 1 रह जाएगा, L-1 और T यहाँ पर -2। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया, कोई ज़्यादा ये हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद सी नंबर पर अपने देखते हैं, मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक बोल देते हैं, या गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वैसे अपने जानते हैं कि न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है उसमें अपने पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 और अपॉन में क्या आता होता है, आर स्क्वेयर आता है। तो अगर मैं यहाँ से g की वैल्यू निकालूं तो g की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, g इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा F इंटू में आर स्क्वेयर और अपॉन में m1 m2, ठीक है। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला अपने निकालते हैं यहाँ से। तो देखो g इज इक्वल टू, अगर मैं g की वैल्यू यहाँ पर लिखूं तो देखो f का आपने पढ़ा ही हुआ अभी, m1 l1 t-2, ठीक है। आर स्क्वेयर यहाँ पर लेंथ है तो L2 आ जाएगा उसका, और अपॉन में यहाँ पर देखो m1 m2 दोनों ही मास हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास m2 आ जाएगा, मास का किलोग्राम होता है। तो g का जो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा, देखो m, अब नीचे पावर -2 है, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर सॉरी 2 है, ये ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, तो ये m-1, L आपके पास क्या बन जाएगा, 1 ये रहा और 2 ये रहा, तो 3 हो जाएगा, और t की पावर क्या हो जाएगा, -2। तो यही बनेगा m-1 L3 और t-2, यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये वाली जो डायमेंशंस है वो निकाल सकते हैं। अभी एक दो और कर लेते हैं, मैंने नोट की हुई है एक दो, जैसे अगर 12वीं क्लास से देखें अपने, तो 12वीं क्लास में एक टर्म आई थी विभव या विभवांतर, ठीक है। विभव, इसको अपने बोला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे। तो देखो पोटेंशियल V इज इक्वल टू, जो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का, विभव का, वो होता है W बटा में Q, ठीक है। तो W यहाँ पर क्या होता है, कार्य होता है, तो कार्य मतलब वर्क होता है। तो वर्क की जो यूनिट होती है m1 l2 t-2, क्योंकि आपने क्या करते हैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस वर्क होता है, बल गुणा विस्थापन कार्य होता है, तो यहाँ पर L2 आ जाएगा, बल की यूनिट में या फोर्स की यूनिट में L1 था, और Q आवेश है जो यहाँ पर, तो Q इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, आपको पता है I इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर अलग से लिख देता हूँ आपको बताने के लिए कि अपने जानते हैं कि I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से Q निकालूं तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी हो जाएगा, और I के लिए जो अपने डायमेंशन यूज करते हैं A1 और T के लिए T1, तो Q की जो डायमेंशन हो जाएगी, यहाँ पर आप देख लो चार्ज या आवेश की विमा भी आपके पास आ गई है, ठीक है। तो चार्ज या आवेश की विमा आपके पास ये रही, तो ये देख सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अब जो आपके पास है A1 T1, ठीक है, A1 T1। तो V की जो डायमेंशन आ जाएगी या विमा आ जाएगी, देखो क्या आएगी, m1 L2 T, देखो ये 1 यहाँ पर नीचे और -2 ऊपर है, तो मतलब कि ये वाला 1 जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो माइनस का बनेगा T-3 और A-1, ये आपके पास क्या बन जाएगी, V की
डायमेंशन या विमा आपके पास आ जाएगी, विमीय सूत्र। और अगर इसकी विमा या डायमेंशंस पूछे आपसे कि इसकी विमा या डायमेंशंस क्या है, तो वो आपको कई बार ऑप्शन में दिया होता है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, तो आप कहोगे कि 1 2 -3 और -1 ये है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ लेंगे MLTA। ठीक है, इसकी विमाएं बताओ। M की 1 है, L की 2 है, T की -3 और A की -1 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये डायमेंशंस है। अब एक और यहाँ पर टर्म आती है जिसको ई नंबर में यहाँ पर दूंगा इसको। और टर्म नेक्स्ट, ओम्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है, ओम का नियम आपने पढ़ा था। तो ओम्स लॉ में एक टर्म आती है प्रतिरोध। क्या आता है? प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की प्रतिरोध की जो विमा होगी वो क्या होगी, मैं अगर यहाँ पर ऊपर वाले की हेल्प लेकर ही लिखूंगा प्रतिरोध की विमा, तो प्रतिरोध R इज इक्वल टू आपके पास होता है V बटा में I। ठीक है, तो ऊपर क्या आ गया आपके पास? पोटेंशियल आ गया है। ऊपर क्या आ गया है? पोटेंशियल आ गया। और नीचे क्या आ गया है आपके पास? इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट तो क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशि है। तो अपने यहाँ पर इसकी जब विमा लिखेंगे R की, तो ऊपर पोटेंशियल वाली, ये वाली ऊपर वाली M1L2, जो ऊपर अभी अपने 4 नंबर पर निकाली थी, M1L2 T-3 और A-1। ठीक है, और नीचे आ जाएगी इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी होती है A1। तो जब अपने इसकी निकालेंगे डायमेंशन या विमा, तो ये M1L2 T-3 और A-2 इसका क्या आ जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास बच्चों आ जाएगा। अब उसके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसकी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे मान लो संवेग की निकालनी हो आपको। संवेग क्या होता है? मोमेंटम होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी डायमेंशंस। संवेग या मोमेंटम P इज इक्वल टू M इंटू V होता है। तो M की होती है किलोग्राम और V का होता है मीटर बटा में सेकंड। तो अगर मैं यहाँ पर निकालूँ इसकी, तो M1 L1 और T-1 ये आ जाएगी। यहाँ मेरी फोटो भी आ रही होगी इधर, तो चलो कोई बात नहीं अगर पीछे हो गया है। तो इसके अलावा अगर और अपने देखें और डायमेंशन निकालनी, तो जैसे एक आपके पास टर्म आती है गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा, और इसको अपने बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी निकालनी हो, तो देखो एक चीज मैं यहाँ आपको ये बता दूं कि ऊर्जा वर्ड आपके पास या एनर्जी वर्ड जहां पर आ जाए, तो ऊर्जा चाहे कोई सा भी हो, ऊर्जा का कोई भी टाइप हो, चाहे वो गतिज ऊर्जा हो, काइनेटिक एनर्जी हो, स्थितिज ऊर्जा हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या आपके पास और कोई ऊर्जा हो, जैसे मान लो विद्युत ऊर्जा आ गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई है। ठीक है, या फिर चुंबकीय ऊर्जा आ गई है, मैग्नेटिक एनर्जी आपके पास हाफ CV² हाफ I⍵², घूर्णन गतिज ऊर्जा जैसे हाफ I⍵², रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जहां पर आपके पास एनर्जी कोई भी आ गई, उस सारी एनर्जी की जो डायमेंशंस है सेम रहेंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जितनी भी सारी एनर्जीज हैं, सारी एनर्जीज, इनकी जो डायमेंशंस हैं सेम रहेंगी। डायमेंशंस क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अगर मान लो एनर्जी का नाम बदल दिया तो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास होती है वो होती है हाफ mv²। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हाफ का तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है। m यहाँ पर किलोग्राम आ गया और ये आ गया V²। तो वैसे तो मीटर बटा में सेकंड होता है, लेकिन स्क्वायर आ गया तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। तो ये अपने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में इसको चेंज कर लिया, मतलब मूल भौतिक राशि में बदल लिया है इसको। तो काइनेटिक एनर्जी की आप डायमेंशन जब अपने लिखेंगे, तो देखो M1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर L2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? T2 आ जाएगा नीचे। तो जो काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पर डायमेंशन बनेगी वो M1 L2 T-2 के इक्वल बनेगी, और यही क्या होती है? वर्क या कार्य की विमा भी होती है। ठीक है, यही वर्क या कार्य है। तो अपने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा था ना,
कि वर्क एनर्जी थ्योरम की जो अपने वर्क करते हैं वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, वर्क जो किया गया होता है अपने द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला के द्वारा भी प्रूव हो रही है कि काइनेटिक एनर्जी वर्क के इक्वल होती है। वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ है, बस फॉर्म अलग अलग होती है दोनों की। समझ आई बात? अब देखो, ये तो चलो यहाँ तक हो गया है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। आप देखना जो कंपटीशन की बुक्स होती हैं, अगर आपके पास कोई भी बुक हो तो उसमें आपको बहुत लंबी चौड़ी टेबल दे रखी होगी, ठीक है। तो वो बहुत लंबी चौड़ी टेबल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसे आप 50-60 क्वांटिटीज याद करो, फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला आपको निकालना आना चाहिए बस, ठीक है ना बच्चों। निकालना अगर आपको आता है डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसका आप याद रख सकते हो, जैसे फोर्स की याद रख लो, वर्क की याद रख लो, या और आपके पास मोमेंटम की याद रख लो, मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन की, वेलोसिटी की। तो ये छोटी छोटी जो फिजिकल क्वांटिटीज है इन सब की आप याद रख सकते हो, ठीक है। लेकिन सारों की याद रखने की जरूरत आपको नहीं है बच्चों, समझ आई बात। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक अपना एक आता है, मैं यहाँ पर ये, तो ये देखो ये टेबल क्या है। इस टेबल में आपको कहा हुआ है कि समान विमाओं वाली भौतिक राशियां, क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जिनकी क्या है, जो डायमेंशंस है या विमाएं हैं वो क्या है, सेम है, ठीक है। तो अब यहां से कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है, और वो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसा जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तब आपको मैं बताऊंगा कि हाँ आपने वो डिस्कस किया था ना टॉपिक, उसमें से आया है ये वाला। तो देखो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती हैं, डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला। तो उसमें मेन जो फिजिकल क्वांटिटीज है यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो जो इनमें से इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे यहाँ पर अगर आपके पास आ जाए आवर्ती या कोणीय आवर्ती, कोणीय वेग, वेग प्रवणता, या क्षय नियतांक, यानी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, या डिके कांस्टेंट। ये डिके कांस्टेंट न्यूक्लियर फिजिक्स में आया था अगर आपकी याद हो तो, ठीक है। तो इन सब की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, आवर्ती की या फ्रीक्वेंसी की m0 l0 t-1, ठीक है। इसके इक्वल क्या आती है, इसकी डायमेंशन आती है। तो आपको याद रखना, अब आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां जिनकी विमाएं समान है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला। तो आपको यहाँ पर दो ग्रुप दिए होंगे, आवर्ती और कार्य दे देंगे, आवर्ती और कोणीय आवर्ती दे देंगे, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या आपको कोणीय वेग और गतिज ऊर्जा दे देंगे। तो इस प्रकार से कोई 4 ग्रुप बना रखे होंगे, एक ग्रुप ऐसा होगा जिसकी डायमेंशन सेम होगी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आता है वर्क, कार्य, आंतरिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, बल का आघूर्ण, यानी कि वर्क, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टॉर्क, मोमेंटम ऑफ फोर्स, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो ये सारी क्या है यहाँ पर इनकी सेम है। तो ज्यादातर इसमें जो पेपर में आती हैं वो वर्क, कार्य और आपके पास बल आघूर्ण, ठीक है। जो ये वर्क दिया हुआ है और जो ये यहाँ पर आपको टॉर्क दिया हुआ है, इन दोनों की ज़्यादातर आती है कि इन दोनों में सेम होती है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें नेक्स्ट है जो वो क्या है, दाब। तो इसमें आपको याद रखना है एक तो दाब, प्रेशर, और लास्ट वाला ऊर्जा घनत्व। ये 3, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये इलास्टिसिटी वाले में आए थे। तो इसमें आपको याद रखना है एक तो प्रेशर और एक एनर्जी डेंसिटी, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है। ऊपर वाले ये स्ट्रेस वाला भी आया था, प्रतिबल, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको लगा लो, ये वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है बच्चों, मोमेंटम और इम्पल्स। ये आप यहाँ पर देख लेना, इसका टेबल ये वाली है। फिर गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। फिर उसके बाद प्रणोद, बल, भार, ऊर्जा प्रवणता, थ्रस्ट, फोर्स, वेट, एनर्जी ग्रेडियंट, ये होता है। फिर ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें, ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है, कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लांक्स कांस्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी यहाँ पर टेबल दी हुई है, इसमें आपको मेन बता देता हूँ। ये वाला भी ठीक है, चलो इम्पोर्टेंट, इसको भी आप लगा सकते हो कि ये वाला इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आती है यहाँ पर, ये वाला गुप्त ऊष्मा और गुरुत्वीय विभव।
ये जो मेन मेन इंपॉर्टेंट थी वो आपको मैंने बता दिया, लेटेंट हीट एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसकी टेबल ये वाली है, और इसकी, सॉरी, एक मिनट, गलत लगा दिया मैंने यहाँ पर, इसकी ये वाली है, ठीक है ना। तो बाकी की इसके सामने दी हुई है, इसकी ये वाली है, इसकी ये वाली इंग्लिश मीडियम वर्जन यानी कि जो इसका है, तो वो आप देख लेना। तो जो इसमें मेन मेन इंपॉर्टेंट थे वो लगा दिए हैं। ये वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस बच्चों यहाँ पर क्या है, सेम है। विमाएं या विमीय सूत्र इनके क्या है, सेम है, और वो आपको दी हुई हैं। और ये वाली फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पर बीच में जो ये वाली दी हुई हैं, ये वाली, तो ये वो वाली फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको आपने क्या कहा था, विमाहीन। क्या कहा था इनको, विमाहीन कहा था। या यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं ये वाली, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये वाली जो इधर बनाई हुई है, तो ये याद रखना है, ये टेबल थी। अब देखो नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले अपने टॉपिक पर। ये सारा आपको याद, मेन मेन जो अगर आपकी याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, याद रखने की आप ट्राई करना, क्योंकि जो आपके पेपर हैं वो आपके याद रखने पर ही डिपेंड करता है। कंपटीशन में बैठना आपका कि आपको कितना याद है उस पर डिपेंड करता है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपने करने जा रहे हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस, डायमेंशनल डायमेंशनल इक्वेशंस, ठीक है। विमीय समीकरणों के प्रयोग, विमीय समीकरणों के या विमीय सूत्रों के भी आप लिख सकते हो, समीकरणों के उपयोग। तो इनके यूज क्या हैं, ठीक है। तो वो यूज क्या है कि सबसे पहले तो जो पहला यूज है इसका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फर्स्ट यूज है, क्या है कि अपने क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, टू फाइंड यूनिट इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, कि मूल भौतिक राशि के, सबसे पहली जो है मूल भौतिक राशि के पदों में मात्रक ज्ञात करना, मात्रक ज्ञात करना, ठीक है। टू फाइंड द यूनिट इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, टू फाइंड द यूनिट इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अपने क्या कर सकते हैं कि कोई भी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट डायमेंशन फॉर्मूले से अपने उसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे अपने फोर्स की डायमेंशन लिखी थी m1l1 t-2, तो अब इसका अगर आपको मैं कहूँ कि यूनिट या मात्रक लिखो, क्या लिखो, यूनिट या मात्रक, और वो मात्रक किसकी फॉर्म में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशि में। तो देखो आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक तो m1 आया है, तो यहाँ पर सर लिखेंगे किलोग्राम, और गुणा में आ जाएगा, यहाँ पर L1 आया है तो मतलब कि मीटर आ जाएगा, और T-2 है तो माइनस वाली जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मूल भौतिक राशि, उसको नीचे लिखा जाता है। तो एक आप कहोगे कि सर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या है, फोर्स। वैसे तो इस सारे फॉर्मूले को अपने न्यूटन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, न्यूटन। लेकिन ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में इसकी यूनिट है, ठीक है ना। तो अपने मूल भौतिक राशि के पदों में मात्रक है इसका, तो वो अपने निकाल सकते हैं किसी भी, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ ऊर्जा या एनर्जी का, ऊर्जा या एनर्जी, तो इसकी जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m1l2t-2 होता है। तो अब आप इसकी, मैंने आपको कहा कि इसकी यूनिट निकालो आप, किसकी फॉर्म में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मूल भौतिक राशि के। तो आप कहोगे कि सर किलोग्राम आएगा, साथ में मीटर स्क्वायर आएगा, और साथ में सेकंड का स्क्वायर यहाँ पर आएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक इसका यूज ये हो गया। अब दूसरा यूज अपने पढ़ते हैं इसका, कि अपने इसकी हेल्प से किसी नियतांक की, किसी नियतांक की विमा ज्ञात करना,
विमा ज्ञात करना। टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनी कांस्टेंट। ठीक है, तो अपने क्या कर सकते हैं कि कोई भी अगर अपने पास कांस्टेंट टर्म है तो उस कांस्टेंट टर्म की अपने क्या कर सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं। तो अगर देखो ऊपर अपने एक कांस्टेंट टर्म की निकाली है डायमेंशन अपने जी, ठीक है, जी की अपने डायमेंशन निकाल ली है। अब यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म आपने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, E इज इक्वल टू एच न्यू, जो यहाँ पर अपने डी ब्रोगली की इक्वेशन आती है वहां से ये फॉर्मूला आगे आता है कि ये आइंस्टीन का दिया हुआ फॉर्मूला है। तो अगर मैं यहाँ से प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन निकालना चाहूँ तो ये E अपॉन न्यू हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो E एनर्जी की जो यहाँ पर आती है m1L2T-2 ये आती है। ठीक है, और न्यू यहाँ पर क्या आपके पास क्या है, आवर्ती या फ्रिक्वेंसी, और उसकी T-1 आती होती है। क्या आती है, T-1। तो अगर मैं यहाँ पर इसकी लिखूं प्लांक कांस्टेंट की, तो m1L2 T-2 ऊपर है और ये वाला ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, T-1 यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी बच्चों, यूनिट सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला इसका आ जाएगा आपके पास। समझ आई बात, ये आ गया। अब और भी बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं जिसकी आप डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे मान लो F इज इक्वल टू अपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था K Q2 और अपॉन में आर स्क्वेयर है। तो आप यहाँ से K की डायमेंशन निकाल सकते हो, F आर स्क्वेयर आ जाएगा और नीचे Q1 Q2 आ जाएगा। तो ये आप खुद निकालना, आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, F आर स्क्वेयर अपॉन में Q1 Q2 जो इसकी डायमेंशन क्या आएगी। तो F यहाँ पर फोर्स है, R डिस्टेंस है, दूरी है, Q1 Q2 यहाँ पर आपके पास क्या है बच्चों, आवेश है। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर जो इसका यूज आता है वो यूज क्या आता है, थर्ड नंबर पर किसी किसी जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि का एक यूनिट सिस्टम से, फर्स्ट यूनिट सिस्टम से सेकंड यूनिट सिस्टम में मान निकालना, सेकंड यूनिट सिस्टम में मान निकालना। ठीक है, या उसको कन्वर्ट करना। अब ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी। वैसे इसकी पूरी जो लाइन है ना, जो इसकी हेडिंग होगी वो मैं बाद में लिख दूंगा, क्योंकि अब लिखूंगा तो टाइम लगेगा यहाँ पर। तो देखो कि अगर आपको ऐसा आ गया क्वेश्चन में कि जैसे आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है यहाँ पर, और वो फिजिकल क्वांटिटी आपको MKS यूनिट सिस्टम में दी हुई है, और आपको कह दिया कि इसको CGS यूनिट सिस्टम में आपको चेंज करना है। ठीक है, CGS यूनिट सिस्टम में चेंज करना है। तो अब आप कैसे करोगे इसको, इस फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू को आप MKS से CGS में कैसे चेंज करोगे, वैल्यू कैसे निकालोगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो फॉर्मूला ये है कि जब भी आप क्या करते हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करते हो, कि जब कोई, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूं, जब कोई फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, या ऐसे नहीं, आप एक मिनट इसको रफ करो, लाइन और लिखो कि जब अपने कोई भी यूनिट सिस्टम ले, तो मैं यहाँ पर देखो, मेरा जो नोट्स बनाने का या याद कोई भी बात को आपको याद करवाना उसका तरीका है, मैं उसको सिंपल वे में या देसी भाषा में बोलता हूँ। ठीक है, कि प्रत्येक यूनिट सिस्टम में प्रत्येक मात्रक पद्धति, ठीक है, प्रत्येक मात्रक पद्धति या मात्रक पद्धति को अपने यूनिट सिस्टम बोल देते हैं, सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि, भौतिक राशि की विमा समान रहती है। क्या रहती है, समान रहती है या सेम रहती है, कि विमा यानी डायमेंशन,
डायमेंशन उसकी क्या रहती है बच्चों, सेम रहती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि चाहे आप एमकेएस में लिखो चाहे सीजीएस में, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लो कि आपके पास मास है, ठीक है, तो मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम होगी, तो किलोग्राम, और सीजीएस में ग्राम होगी। लेकिन मास की जो डायमेंशन है m1 ही एमकेएस में रहेगी और m1 ही यहाँ पर आपके पास सीजीएस में, चेंज नहीं होगी वो, ठीक है। तो चेंज होता क्या है यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ आपके सामने, यहाँ पर एक अपने एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल लिया यहाँ पर कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किलोग्राम और ग्राम है, चाहे इनकी जो डायमेंशन है या डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m1 ही रहेगा। तो चेंज क्या हुई यहाँ पर, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यहाँ पर, जो आंकिक मान है वो आंकिक मान बदल जाता है, ठीक है। डायमेंशन सेम रहती है लेकिन आंकिक मान यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। हाँ, एक इसकी यूनिट भी चेंज हो जाती है लेकिन डायमेंशन सेम रहेगी, क्योंकि डायमेंशन सिंबॉलिक फॉर्म है, डायमेंशन सिंबल्स की फॉर्म में है। तो ऐसे नहीं भी हर एक यूनिट सिस्टम में अपने अलग अलग सिंबल ले रखे हैं, सिंबल सेम रहेगा, यूनिट चेंज जरूर होगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपने इस फॉर्मूला यूज करते हैं, जो इसका फॉर्मूला है वो आपको लिखवाता हूं मैं, कि अगर मान लो कोई फर्स्ट यूनिट सिस्टम है और सेकंड यूनिट सिस्टम है, तो देखो N1 M1A L1B और T1C, ठीक है। और ये N2 आपका है M2A L2B और T2C, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप तो कह रहे थे डायमेंशन सेम रहती है, लेकिन यहाँ पर तो चेंज हो गई है कि यहाँ पर M1 L1 T1 था, यहाँ पर M2 L2 T2 था, ठीक है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, आप ऊपर देखो ए बी सी डायमेंशन वही है, सेम है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। और ये M1 L1 T1 M2 L2 T2 ये क्यों लिखे, ये इसलिए लिखे क्योंकि ये M1 L1 T1 ये फर्स्ट यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यू है और ये सेकंड यूनिट सिस्टम में इसकी सिंबॉलिक वैल्यू है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से इसको इस साइड लेके आ जाऊं इस वाले को, तो दूसरी यूनिट सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो देखो क्या होगी, N1 यहाँ पर बनेगा M1 बटा में M2 और इसकी पावर बनेगी A, L1 बटा में L2 इसकी पावर बनेगी B और T1 बटा में T2 इसकी पावर बनेगी C, ठीक है। तो अब देखो इसका यूज कैसे करना है, ठीक है ना। इसका यूज अपने कैसे करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो देखो हाईलाइट इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये आपको फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है ना। ये मेन फॉर्मूला है इसका, तो इसको आपको याद रखना है। तो अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो देखो आप, तो यूज करना सीखते हैं अपने कि ये वाला फॉर्मूला यूज कैसे होगा। तो जैसे मान लो सबसे फेमस एग्जांपल है इसका, आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा कि 1 न्यूटन है जो उसको डाइन में कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपके पास कि 1 न्यूटन का मान सीजीएस में डाइन में ज्ञात करो। जो न्यूटन है वो तो क्या होती है आपके पास, एमकेएस में यूनिट होती है या एसआई में, तो और जो सीजीएस में है वो क्या होती है, डाइन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन सीजीएस इन डाइन, डाइन में आपको निकालनी है, ठीक है। तो अब देखो आपको यहाँ पर वो लंबा चौड़ा ऐसा फॉर्मूला सारा नहीं आपको यूज करना, आपको देखना है कि आपको जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपने। फर्स्ट यूनिट सिस्टम कौन सा दिया हुआ और सेकंड कौन सा दिया हुआ है। तो फर्स्ट आपको दिया हुआ है एमकेएस, ठीक है। सेकंड आपको दिया हुआ है सीजीएस, ठीक है। एमकेएस और सीजीएस, इस एक क्वेश्चन को डिटेल से समझ लो। नेक्स्ट जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट तरीका आपको बताऊंगा मैं,
तो देखो क्या है, एमकेएस में होता है आपके पास किलोग्राम, और यहाँ पर होता है मीटर और सेकंड, ठीक है। और सीजीएस में होता है ग्राम, और आपके पास सेंटीमीटर और सेकंड। और इनमें रिलेशन आपको पता है, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, इसमें आपको रिलेशन पता है। तो देखो आपको N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। N1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, कितना, N1 आपको 1 दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 दी हुई है। N2 आपको यहाँ पर निकालना है, और ए बी सी ये वाले फॉर्मूला, ये वाली वैल्यू कहाँ से आएंगी, ये वाली वैल्यू आपके पास आएंगी इसकी डायमेंशन से। तो न्यूटन यहाँ पर फोर्स की है, तो फोर्स की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है M1L1 T-2 होता है। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, टी की वैल्यू -2 आ जाएगी यहाँ पर। तो देखो ए बी सी आपके पास आ गया है। अब आप करोगे कि सर M1 M2 L1 L2 T1 T2 इसकी वैल्यू क्या है। तो देखो जो फर्स्ट यूनिट सिस्टम है उसको आपको M1 L1 T1 मानना है, और सेकंड यूनिट सिस्टम को M2 L2 T2 आपको मानना है। तो देखो अपने यहाँ पर क्या करेंगे, N2 की जो वैल्यू निकालेंगे, N1 की वैल्यू 1 है। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला ऊपर मैंने आपको लिखवाया था, इसमें M1 बटा M2 आ रहा है। तो यहाँ पर आपके पास 1 किलोग्राम अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 ग्राम आ जाएगा। और 1 किलोग्राम आपको पता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है, यानी 10 की पावर 3 ग्राम के इक्वल होता है। तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ पर जो आ जाएगा, आप 10 की पावर 3 लिखोगे, ठीक है ना। 10 की पावर 3 क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर 1 किलोग्राम आ रहा था। वैसे आप जब क्लास में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करते थे तब आपको 1 किलोग्राम बटा 1 ग्राम लिखते थे, फिर इस 1 किलोग्राम को आप 1000 ग्राम लिखते थे, इसको 1 ग्राम लिखते थे, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता था, ये 10 की पावर 3 बचता था। तो अब आपको डायरेक्ट यहाँ पर 10 की पावर 3 यहाँ लिखना है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट 10 की पावर 3 आपको लिखना है। तो देखो अपने, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखो अब आपने को यहाँ 10 की पावर 3 लिख दिया। फिर नेक्स्ट क्या है, लेंथ है। तो लेंथ में यहाँ पर आ जाएगा 1 मीटर, और यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 10 की पावर 2 आ जाएगा। और यहाँ पर दोनों ही सेकंड में होते हैं, तो ये लास्ट वाला हमेशा 1 रहेगा, ये हमेशा 1 रहेगा, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर आप इसकी डायमेंशन लगा दो, 1 1 -2, तो 1 की पावर चाहे कुछ भी लगा दो आप, ये तो 1 नहीं रहेगा। तो N2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास 10 की पावर 3 और इनटू में 10 की पावर 2, यानी 10 की पावर 5 आ जाएगा। और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी F की, वो आ जाएगी 10 की पावर 5 डाइन। तो इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। एक तरीका तो ये है, एक दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं मैं इसका। सेकंड मेथड इसका क्या है बच्चों, तो देखो मेरा व्हाइट बोर्ड ही हैंग होने लग गया, ठीक है। सेकंड मेथड मैं आपको बताता हूं। आप देखो सेकंड मेथड, उसी क्वेश्चन का सेकंड मेथड। तो अब देखो उसमें अपने क्या करेंगे सेकंड मेथड में, कि देखो आपको एक न्यूटन को चेंज करना है, और न्यूटन को किस में चेंज करना है, सीजीएस यूनिट सिस्टम में चेंज करना है। तो आपको एक चीज अगर ये पता है ना कि न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट चेंज कर सकते हो, कैसे, कि 1 तो है ही यहाँ पर, 1 किलोग्राम, ये किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम कह सकते हैं इसको, ये होता है 1000 ग्राम के इक्वल, ठीक है। 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। और यहाँ पर सेकंड का तो सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो जो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी वो देखो 10 की पावर 5 ग्राम इंटू में सेंटीमीटर और बटा में सेकंड स्क्वायर, और इसको ही अपने क्या बोल देते हैं, डाइन बोल देते हैं बच्चों। तो ये डायरेक्ट आ जाएगी। तो ये डायरेक्ट तब लगा सकते हो अगर आपके पास जो ये वाला यहाँ पर ये वाला फॉर्मूले की यूनिट है, ये आपको डायरेक्ट पता हो, किसकी फॉर्म में, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म में, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट पता हो, मतलब मूल भौतिक मूल मात्रक इसका पता हो आपको, किलोग्राम मीटर सेकंड, तब आप ये वाला जो सेकंड मेथड है वो लगा सकते हो।
अगर आपको यहाँ पर और कोई चीज़ दी हुई है, जैसे मान लो टेस्ला वगैरह दिया हुआ है, या फिर आपको जैसे और अपने पढ़ते हैं पोटेंशियल में वोल्ट वगैरह दिया हुआ है, तो वोल्ट वोल्ट की अपने को डायरेक्ट अगर डायमेंशन नहीं पता तो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये आप तब लगा सकते हो किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, इस तरीके से दिया हुआ हो, तब आप ये वाला मेथड लगा सकते हो, नहीं तो नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, अब बिल्कुल ही इसी तरीके से अगर मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर सेकंड दूँ यहाँ पर, कि क्वेश्चन सेकंड आपके पास कि जो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सीजीएस में वैल्यू इसकी फाइंड करो। अब आप कहोगे कि सर एफपीएस, तो 99% यही चांस रहेगा कि आपको सीजीएस में निकाल नहीं आएगा, और अगर एफपीएस में आगे निकालना तो साथ में आपको यहाँ पर वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है ना, तो अब आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन या डायमेंशन फॉर्मूला m0L1t-2 होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ। n2 इज इक्वल टू n1 की वैल्यू यहाँ पर ये वाली है, ये किसकी है, n1 की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर m1 बटा m2, फर्स्ट है mks और नीचे आ जाएगी cgs, क्योंकि cgs में आपको चेंज करना है। तो देखो ऊपर तो आ जाएगा 10 की सॉरी यहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाएगा, आपको डायरेक्ट याद रखना है। देखो अगर cgs टू mks आ जाए तो ये 10 की पावर 3 की जगह 1/10 की पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगी वैल्यू इसकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या है, 10 की पावर 3, इसकी पावर 0, और L2 यहाँ पर 10 की पावर 2 आ जाएगा, L1 और t की वैल्यू यहाँ पर 1 की पावर -2, तो n2 की जो वैल्यू आ जाएगी 9.8, 10 की पावर 3 की पावर 0, तो किसी की पावर 0 होती है 1, और 10 की पावर 2 और यहाँ पर 1, तो n2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 980। तो आप इसको लिख सकते हो कि g की जो वैल्यू है किसमें, CGS यूनिट सिस्टम में, वो क्या आ जाएगी आपके पास 980, और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर ये वाली आ जाएगी बच्चों। ठीक है ना, ये आ जाएगी। तो ये न्यूमेरिकल हो गया है अपना एक। तो 2 न्यूमेरिकल मैंने करवा दी, और मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि इसको अपने कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में। समझ आई? अब नेक्स्ट देखो, अपने जो डायमेंशनल इक्वेशंस हैं इसकी यूज पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ लिए, चौथा पढ़ते हैं अब अपने। ठीक है, फोर्थ नंबर पर जो इसका यूज है, भौतिक संबंध की विमीय रूप से जांच करना। भौतिक संबंध की विमीय रूप से जांच करना। ठीक है, टू चेक द फिजिकल इक्वेशन, टू चेक द फिजिकल इक्वेशन। तो देखो कैसे अपने फिजिकल इक्वेशन सही है या गलत है, कोई फॉर्मूला सही है या गलत है, उसका अपने इससे चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा यानी कि यूजफुल चीज़ है एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा यानी यूजफुल ये वाली चीज़ है जो इसका यूज़ है। जैसे आपको मैंने यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया कि जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका फॉर्मूला, सॉरी काइनेटिक तो चलो कर लिया था आपने, पोटेंशियल करते हैं। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लेते हैं अपने। तो देखो मैंने कह दिया आपको कि पोटेंशियल एनर्जी है जो आपके पास जिसको स्थितिज ऊर्जा बोल देते हैं, उसका फॉर्मूला mgh होता है। अब इसको चेक करो कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पोटेंशियल एनर्जी है, और एनर्जी का जो डायमेंशन होती है एनर्जी की m1L2t-2 होती है। तो ये आ गई। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आपने निकाली, राइट हैंड साइड की निकालो। तो राइट हैंड साइड में mgh है आपके पास, तो m की क्या होती है m1, ठीक है, और g की क्या होती है आपके पास, अभी आपने पढ़ा है क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, L1t-2।
ठीक है। और h की क्या होती है L1, क्योंकि h क्या होती है हाइट, हाइट को किस में मेजर करते हैं मीटर में। तो अब इसकी बनाओगे तो आप m1 L2 T-2, तो आप देखो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, LHS और RHS की ये वाली जो डायमेंशंस है ये क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। तो मतलब जो अपना फॉर्मूला है ये वाला, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला आपने यहाँ पर लिखा हुआ है। समझ आई बात। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला यहाँ पर लिख सकते हो, मतलब बता सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है या फिर नहीं है। अब इसका देखो पेपर में यूज कैसे होता है, कि जैसे मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से घूर्णन गतिज ऊर्जा का, या कोई भी क्वेश्चन आ गया कि कोई ऊर्जा का फॉर्मूला कौन सा है, एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा है, आपको चारों ऑप्शन दिए हुए होंगे 1 2 3 4, आपको फॉर्मूला याद नहीं है वो वाला। ठीक है। जैसे मुझे मेरा फर्स्ट ग्रेड का पेपर था, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था और वहां पर मैंने अप्लाई किया था। क्या कि वहां पर साइक्लोट्रॉन होता है, उसकी कोई एनर्जी पूछ रखी थी कि उसकी एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा होता है, तो उन्होंने 2 EV/B r² दे रखा था, 2 EV/B इस प्रकार से ऐसे दे रखे थे। अब अपने यहाँ पर जैसे मान लो 2 EV/B r दे दिया ओनली, और यहाँ पर 2 EV/B और r³ इस तरीके से 4 फॉर्मूले, ये कोई फॉर्मूला नहीं है वैसे, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे 4 फॉर्मूले दे दिए। तो आप चारों की डायमेंशन निकाल लो, चारों की क्या करो, डायमेंशन निकाल लो। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है मेथड, लेकिन कई बार अगर अपने को नहीं पता फॉर्मूला तो वो वहां पर काम दे जाता है ये। तो डायमेंशन निकाल लो, डायमेंशन जिसकी भी एनर्जी की डायमेंशन के सेम आ गई वही आंसर हो जाएगा। चाहे आपको फॉर्मूला नहीं पता, लेकिन आप डायमेंशन की हेल्प से उसका फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताया। आगे अपने जब क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इसमें अपने मैंने थ्योरी कंप्लीट करनी है, तो इस कारण मैं इसमें थ्योरी ज़्यादा करवा रहा हूँ। तो तब अपने क्या करेंगे, इसको पूरा डिटेल से समझेंगे कि ये क्या होता है। और 5 नंबर पर इसका एक यूज और होता है, 5th नंबर पर वो क्या होता है कि अपने क्या कर सकते हैं कि अज्ञात अज्ञात राशि की विमा ज्ञात करना, विमा ज्ञात करना। ठीक है। तो अपने को यहाँ पर अज्ञात राशि की विमा ज्ञात करना, यानी टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी। ठीक है। ये टेक्निकल दिक्कत आ जाती है, कारण इसका ये है कि जो मेरा पीसी है 8 साल पुराना है, और उस पर मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसका सीपीयू है, मतलब जो इसका प्रोसेसर है, इस पर सारा लोड आ जाता है। ठीक है। तो वो कई बार बीच में लोड मान जाता है, स्क्रीन बिल्कुल ही ब्लैक हो जाती है। तो अब देखो क्या है कि जैसे आपको यहाँ पर इसको अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूं कि अगर मान लो आपको ऐसे कोई इक्वेशन दी हुई है y=a+b और इनटू में c। ठीक है। तो अब यहाँ पर y की जो डायमेंशन होगी, जो a की डायमेंशन होगी, और जो बी सी की डायमेंशन है ये सेम होगी। अब आप कहोगे कि सर सेम कैसे होगी, क्योंकि जो वाई ए और बी सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, भौतिक राशि हैं, यहाँ पर ये बिल्कुल सेम है। ठीक है। कि अब आप कहोगे कि सर सेम कैसे है, कि जैसे मान लो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे, 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 2 किलोग्राम प्लस में 3 न्यूटन। तो ये इक्वेशन सही है या गलत है, मुझे ये बताओ। तो आप देखो कहोगे कि सर देखो 5 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम, तो यहाँ पर 3 किलोग्राम ही होना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेम भौतिक राशि में ही जुड़ती है। ऐसे नहीं भी दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को आप जोड़ सकते हो। या अगर माइनस करना हो यहाँ पर, कि जैसे मैंने यहाँ पर कह दिया कि 2 किलोग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम, तो यहाँ पर माइनस में 3 किलोग्राम ही आएगा। आप यहाँ पर 3 न्यूटन नहीं लिख सकते। तो ये इक्वेशन सही है, ये गलत है। तो मतलब कि यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर होगी कि जब भी अपने प्लस या माइनस करेंगे
तो वहां पर सेम फिजिकल क्वांटिटीज ही प्लस या माइनस होंगी। समझ आई? गुणा भाग हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में हो सकता है, वो कोई बात नहीं, वो अपने अलग अलग क्वांटिटीज को भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मीटर पर सेकंड आपने लिखा था ना, स्पीड का मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर मीटर अलग है, सेकंड अलग है, लेकिन डिवाइड हुआ हुआ है ऐसे ही दोनों में, ठीक है। इसी प्रकार अगर मोमेंटम का लिखें तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों डिवाइड में है, तो ऐसे हो सकता है, लेकिन प्लस या माइनस सेम फिजिकल क्वांटिटी का ही होगा बच्चों। समझ आई बात? प्लस या माइनस आप सेम फिजिकल क्वांटिटीज का ही कर सकते हो, समान भौतिक राशि को ही जोड़ या घटा सकते हो आप। तो यहाँ पर 3 न्यूटन ना आके क्या आ जाएगा बच्चों, 3 किलोग्राम आएगा। तो वही चीज मैंने यहाँ पर अप्लाई की है कि y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी, ठीक है, ये वाली है। तो यहाँ पर y की डायमेंशन, a की डायमेंशन, b c की डायमेंशन सेम होगी। और अब आपको यहाँ पर y a और c की डायमेंशन दे सकते हैं, b की पूछ सकते हैं, तो वो अपने एग्जांपल्स में करेंगे। वैसे मैं आपको इक्वेशंस, अगर यहाँ पर एक दो इक्वेशंस मैं यहाँ पर लिखूं तो देखो, एक आपने न्यूटन की सेकंड इक्वेशन पढ़ी थी, न्यूटन्स मोशंस सेकंड इक्वेशन, न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो देखो ये ऐसे यहाँ पर क्या है, दूरी है या डिस्टेंस है, क्या होती है, दूरी या डिस्टेंस है। तो जो यहाँ पर u इंटू टी है, u यहाँ पर वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये भी क्या है, डिस्टेंस है, ये भी यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है। इसकी डायमेंशन निकालोगे डिस्टेंस क्या आएगी, इसकी निकालोगे डिस्टेंस क्या आएगी, ठीक है ना। बिल्कुल न्यूटन की थर्ड इक्वेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाली। तो ये वेलोसिटी की स्क्वायर है, तो ये भी वेलोसिटी की स्क्वायर और ये भी वेलोसिटी की स्क्वायर, तीनों की डायमेंशन निकाल के देख लो, इसकी निकाल लो, इसकी निकाल लो डायमेंशन, इसकी, तीनों की डायमेंशन यहाँ पर सेम आएगी बच्चों, निकाल के देखना आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, तो इसकी डायमेंशंस आप जरूर निकाल के देखना, फिर आपको पता लग जाएगा कि मेरा कही हुई बात सही है या गलत है, ठीक है ना। तो ये अपना आज का टॉपिक था, ठीक है, और इसमें अपने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी हैं और डायमेंशन का क्या यूज है। तो देखो लगभग अप्रॉक्सीमेट 70% चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी किस पर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट 1 या 2 वीडियोज़ वो न्यूमेरिकल्स पर आएंगी। जितनी वीडियोज़ में ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल इसके कवर हो पाएंगे उतनी वीडियोज़ में अपने इसको कवर करेंगे। इसमें 2 टॉपिक और रह गए हैं, कौन कौन से, एक तो एरर्स वाला यानी त्रुटियां, और दूसरा रह गया है जो सिग्निफिकेंट डिजिट वाले हैं, ठीक है, सार्थक अंक जो अपने लिखते थे वो वाला टॉपिक रह गया है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम पर जाकर आपको, और जो मैंने डैश डैश में इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने RBSc फिजिक्स नोट्स, आपको बीच में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, RBSc फिजिक्स नोट्स सर्च करना है, वहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल का लोगो आ जाएगा ऐसे गोल में, यहाँ पर फिजिक्स बाय नवदीप सर का लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, 1.6K सब्सक्राइबर्स है उसमें, तो ज़रूर आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ो, और हर एक चीज़ जो आपके एग्ज़ाम है उसमें काम आने वाली होगी, आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब में काम आने वाली चीज़ें होगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर और क्लियर करना चाहूँगा आपको जाते जाते, देखो क्या चीज़ है कि जो आपके पास एक, कई स्टूडेंट्स को ये होता है कि अगर मैं ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था यहाँ पर, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ा हो, हाँ ये रहा, जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर बी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये नीट 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ हो, क्वेश्चन चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ हो, वो इम्पोर्टेंट होता है।
ठीक है ना। ऐसे नहीं भी अगर मैं यहाँ पर आपको नीट का क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो वो एयरफोर्स के एग्जाम में नहीं आएगा, या वो वाला क्वेश्चन आपका कोई आपके पास नेवी का एग्जाम है या टीचिंग एग्जाम है उसमें नहीं आएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है वो क्वेश्चन। जो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ गया वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल उस क्वेश्चन को तो अपना जी जान लगा देना उस क्वेश्चन पर कि ये क्वेश्चन तो मेरा सही होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पर करवाऊंगा सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको जरूर चैनल का साथ देना है और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊंगा। जरूर आप जब एग्जाम में बैठोगे तो तब थैंक यू आप जरूर करोगे मेरा कि हाँ सर ने हमारे लिए हमें जो क्वेश्चन करवाए थे उनसे हमें बहुत हेल्प मिली है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।